बड़ा ताकतवर पैगाम जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के इमेजेस ने दिया है। Pakistani government is preparing for a protest by supporters of the jailed former Prime Minister Imran Khan. The PTI party of the jailed former Prime Minister Imran Khan has begun a planned march on the capital Islamabad. हमने खान को लिए बगैर वापस नहीं आना। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 25 नवंबर 2024 है, सोमवार का दिन है। पाकिस्तान में इस वक्त दोपहर है। मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों के जो वाक़यात हैं, जो हालात हैं और जो इमेजेस उन हालात और उन वाक़यात के हवाले से जो इमेजेस हमारे सामने आए हैं और जो मुसलसल आ रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की फ़ाइनल कॉल के हवाले से, जो इमेजेस पाकिस्तान के अंदर से आ रहे हैं, जो दुनिया भर से पाकिस्तानियों के एहतजाज के इमेजेस हमारे सामने आ रहे हैं, इन इमेजेस ने पाकिस्तान की तारीख़ के धारे को बदल के रख दिया है। यूँ तो पाकिस्तान के मुक़्तदर जो हलके हैं, पाकिस्तान के जनरल साहिबान जो हैं और जो उनके साथी हैं, वो अभी तक ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे ये इमेजेस उन्होंने देखे ही नहीं, जैसे ये इमेजेस उन्होंने नोट नहीं किए, जैसे इन इमेजेस की अहमियत उन्हें समझ नहीं आ रही। शायद वो इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, शायद इनकी कोई अहमियत है ही नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत यह है कि इन इमेजेस के अंदर एक ताकतवर कहानी है। ये कहानी है एक कौम के अज़म की, उसकी जुर्रत की, उसकी बहादुरी की, उसकी डिटर्मिनेशन की, उसकी टॉलरेंस की, उसकी कंपैशन की, उसके इत्तेहाद की, उसकी यगानगत की और उसके एक मैसेज की कि ये पूरी कौम जो है अपने हकूक़ के लिए और अपनी शनाख्त की तलाश में और अपने हकूक़ की तलाश में ये कौम जो है ये बाहर निकल के खड़ी हो गई है। और ये कौम पाकिस्तान के तूलो अरज़ के 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर भी है और ये दुनिया भर के जो शहर हैं, दुनिया भर के ममालिक जो हैं, उसके अंदर ये कौम जो है वो फैली हुई है। तो एक बड़ा ताकतवर पैगाम जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के इमेजेस ने दिया है। मेरा आज का ये जो वीलॉग है ये इन इमेजेस की कहानी है। इसमें एनालिसिस से ज़्यादा मेरी कोशिश है कि मसलसल मैं ये इमेजेस आपको दिखाता भी चला जाऊं और इन इमेजेस की जहां मुमकिन हो मैं इनकी आवाज़ें भी आपको सुनाता चला जाऊं। अब ये जो इमेजेस हम देख रहे हैं ये तरह तरह के इमेजेस हैं, ये बड़े वेरीड हैं, ये बड़े डाइवर्सिफाइड हैं, ये बहुत अजीब और हैरानकुन किस्म के इमेजेस हैं। आप देखते हैं सैकड़ों कंटेनर्स की दीवारें लगी हैं, कंटेनर्स के ज़रिए सड़कें, पुल, शाहराहें हैं, मोटरवेज जो हैं, शहरों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन फिर इंसानी अज़म को आप देखते हैं कि नौजवान नंगे हाथों से उन्हीं कंटेनर्स को कारों की तरह धक्के मार के साइड पे उनको ले जा रहे हैं। आप देखते हैं कि कंटेनर जो है उससे पाकिस्तानी कौम की साइकोलॉजी के अंदर एक रोमांटिक हैसियत हासिल कर ली है। जब आप देखते हैं कि नौ बेहाता जोड़े जो हैं अरूसी लिबास के अंदर जो हैं अपनी बीवियों को लेकर जो नौजवान हैं वो इन कंटेनर्स के साथ इस्लामाबाद के अंदर अपने मैरिज शूट कर रहे हैं। आप वो इमेजेस भी देखते हैं जहां पुलिस के साथ लोगों की, वर्कर्स की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की पिच बैटल्स हैं। वहाँ पर आंसू गैस का इतना इस्तेमाल है कि आसमान जो है वो बिल्कुल यानी अंधेरा है, उसमें आग का सा एक समा है। और फिर आप देखते हैं कि उन्हीं पुलिस वालों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं रेस्क्यू भी कर रहे हैं। उनको उनके लीडर्स कहते हैं कि इनको हिफाजत से किसी सलामती की जगह पे ले जाओ। और उन्हीं पुलिस वालों को जो उनके ऊपर आंसू गैस, उनके ऊपर तशद्दुद करने के लिए आए हैं, उन्हीं को हिफाजत से, डिसिप्लिन से दूसरे मकामात पे आप वर्कर्स को ले जाते हुए भी देखते हैं। इमेजेस वो भी हैं जहाँ हुकूमत अपनी हैवी मशीनरी के ज़रिए सड़कें तोड़ रही है। ज़रा जहन में लाइए कि जो हुकूमत की सबसे पुरानी बेसिक प्रिमिटिव मिडीवल डेफिनेशन है कि हुकूमत सड़कें बनाती है, हुकूमत सड़कों को खुला रखती है, ये हुकूमत का कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। और अगर कोई रास्ते बंद करेगा, सड़कों को, शाहराहों को बंद करेगा, तो हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी सड़कों को खोलने के लिए। लेकिन आप इमेजेस में देखते हैं कि हुकूमत सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके सड़कों को तोड़ रही है और लोग फिर उन सड़कों को ठीक कर रहे हैं, अपना रास्ता बना रहे हैं। ये इमेजेस की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी खूबसूरत है। टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन जो है TRT, वो अपने इमेजेस दिखाता है टेलीविजन में कि कैसे पाकिस्तान में पुलों के ऊपर ट्रक और कंटेनर खड़े करके तमाम पुलों को रावी के ऊपर जेहलम और चनाब पे बंद कर दिया गया है। फिर आप इमेजेस में देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो
रबर की ट्यूब्स और टायर इस्तेमाल कर रहे हैं दरियाओं को क्रॉस करने के लिए। इमेजेस की खूबसूरत कहानी आगे चलती है। आप देखते हैं कि वो बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया, जिनको पब्लिक लाइफ में बड़ा कम देखा गया, वो ट्रक के ऊपर खड़े होके वर्कर्स को लीड भी कर रही हैं, उन्हें तकरीर भी कर रही हैं, साथ उनके अली अमीन गंडापुर खड़े हैं। फिर आप देखते हैं कि वो अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके वर्कर्स उनको पेशाब करने के लिए इजाजत नहीं दे रहे। सर जी दो फिर आप देखते हैं कि वही अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वर्कर्स को खुद से लीड कर रहे हैं, रास्ते खुलवा रहे हैं और अपने वर्कर्स के साथ सड़क पे इस तरह से घुल मिल गए हैं जिस तरह से कभी सिंध और पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो सोच नहीं सकते। पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो हैं बहुत जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की वो आइकॉनिक इमेजरी और फुटेज मुझे भूल नहीं सकती। जब एक वर्कर खातून उनके करीब आ गई, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थी, तो उन्होंने एक पुलिस वाले को कहा कि हटाओ इस गंदी औरत को मेरी तरफ से, मेरे करीब से। फिर ये इमेजेस और इनसे नत्थी ट्वीट्स आपको ये कहानी सुनाते हैं कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू में ब्लास्ट करती है, जिसके नतीजे में सड़कें और रास्ते इस्लामाबाद की तरफ आने वाले बंद हो जाते हैं। फिर इमेजेस से आपको पता चलता है कि लोग अपने कुदाल और बेलचे लेकर उन्हीं रास्तों को खोल रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कल सुबह हमारा सफ़र इस्लामाबाद की तरफ जो है वो जारी हो जाएगा। जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि ये इमेजेस अपनी कहानी सुनाते हैं, लेकिन हर इमेज अपनी कहानी सुनाता है। आप देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है उसमें कतारें लगी हुई हैं मीलों तक, जहां तक तहद्दे नज़र आपको गाड़ियों की एक कतार नज़र आती है। कहीं आपको लोग पुलिस से लड़ते नज़र आते हैं, कहीं वर्कर्स आपको जश्न मनाते नज़र आते हैं, कहीं आपको वो दिन की रोशनी के इमेजेस नज़र आते हैं, कहीं वो आपको तारीखी में एक बहुत बड़ी कतार जो है गाड़ियों की नज़र आती है। हर इमेज की अपनी एक कहानी है। लेकिन इसके साथ ये इमेजेस जो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई पंजाब से, कोई केपी से, कोई जीबी से, कोई बलूचिस्तान से, फिर उसके बाद सडनली आपको एहसास होता है कि ये कौम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं रहती, बल्कि ये इमेजेस आपको दुनिया भर के मुख्तलिफ 30 से ज़्यादा शहरों के इमेजेस आपके सामने, आपकी आंखों के सामने डांस करना शुरू कर देते हैं। जब आप देखते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर टाइम स्क्वायर के अंदर आपको पाकिस्तानी जो है एहतजाज करते नज़र आते हैं। फिर आपको ये इमेजेस आपके सामने कनाडा से आते हैं, जहाँ सख्त शदीद फ्रोज़न ठंड है, वहाँ के इमेजेस आपके सामने आते हैं। फिर ये इमेजेस आपके सामने ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, इटली से आते हैं। आपने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं इटालियन और इटली के शहरों के अंदर है। फिर आपके सामने ये इमेजेस स्पेन से आते हैं, वहाँ की आवाज़ें भी मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कि दिखाता चला जाऊँ अभी तक आपको। सो इटली के इमेजेस हैं आपके सामने, स्पेन के इमेजेस हैं, यूनान के इमेजेस हैं। आप हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं एथेंस में, और तो और आपके सामने जापान से जो हैं वो पाकिस्तानियों के इमेजेस आते हैं। फिर सबसे बढ़ के आपके सामने फ्रांस के साथ इमेजेस आपके सामने आते हैं, पेरिस के इमेजेस आपके सामने आते हैं, आपके सामने इंटरनेशनल कमेंटेटर्स के कमेंट्स भी उस हवाले से आपके सामने आते हैं। और सबसे बड़े जो सबसे इंटरेस्टिंग मैं समझता हूँ जो इमेजेस आपके सामने आते हैं वो आपके सामने लंदन के आते हैं, जहाँ आप देखते हैं कि ग़ालिबन गुज़श्ता 70-77 बरस की तारीख़ का पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मुज़ाहरा बरतानवी प्राइम मिनिस्टर की जो रेजिडेंस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उसके बाहर ये मुज़ाहरा होता है। लंदन की पुलिस भी हैरान है कि पाकिस्तानियों ने कभी इतना बड़ा मुज़ाहरा यहाँ पे किया नहीं है। शायद ही किसी कम्युनिटी ने, जो एक फ़ॉरेन कम्युनिटी हो बरतानिया के अंदर, उसने अपने हकूक़ की खातर इतना बड़ा मुज़ाहरा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर किया हो। और ये मुज़ाहरा एक ऐसे वक्त में है जब बरतानिया के अंदर एक नई गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट है कीथ स्टार्मर की, जिसका जो फॉरेन सेक्रेटरी है डेविड लैमी, वो पहले ही अपने जो 20 MPs हैं उनके जवाब में एक ओपन लेटर लिख चुका है, जिसमें वो कह चुका है कि हमें पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, अदालतों की जो सूरत हाल है, जो 26th अमेंडमेंट हुई है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमें तशवीश और कंसर्न है। और हमने हुकूमत पाकिस्तान को हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे हमने अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। ये वही हुकूमत है जिसने पहले डामाडोली करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इसराइल के जो हैं, उसके हवाले से ICC का जो फैसला है वो हमें मानना ही होगा, हमें उसको इम्प्लीमेंट शायद करना ही पड़ेगा। अब जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पाकिस्तानी कीथ स्टार्मर की लेबर गवर्नमेंट की मौजूदगी में इतना बड़ा मुजाहरा करते हैं, तो लेबर की गवर्नमेंट को पाकिस्तान के हवाले से सोचने पे ये इमेजेस मजबूर कर देते हैं। ये जो इमेजेस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इमेजेस एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। और वो कहानी ये है कि पाकिस्तान के 3.5 लाख स्क्वायर माइल
9 लाख स्क्वायर किलोमीटर की धरती जो है उसमें एक पाकिस्तानी कौम है जो दुनिया भर में फैली हुई है, दुनिया के भर में फैली हुई है, और वो अपने हकूक़ के लिए, अपनी शनाख्त में, अपनी मुस्तक़बिल के हवाले से वो एक मुत्तहद कौम है। और ये जो इमेजेस हैं ये आपको कहानी सुनाते हैं एक प्यार की, मोहब्बत की, यगानगत की, इत्तेहाद की, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना बोल्डनेस की, अज़म की, डिटर्मिनेशन की, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ना, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये इमेजेस आपको यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन की एक कहानी सुनाते हैं। और ये इमेजेस पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान के जनरल साहिबान के लिए, जिन्होंने एक ऑपरेशनल सेंटर बनाया हुआ है, जिसका एक इलेक्शन का ऑपरेशन सेंटर होता है, इसी तरह उन्होंने इस वक्त एक ऑपरेशनल सेंटर बनाया है जहां वो इन इमेजेस को बहुत गौर से देख रहे हैं, मुहद्दब अदसा लगा के। पोस्ट तो वो ये कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है इन इमेजेस का, लेकिन वो बड़े गौर से इन इमेजेस को देख रहे हैं और उनके जहन में बड़े इंपॉर्टेंट की फंडामेंटल क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। वो की फंडामेंटल क्वेश्चंस ये हैं कि 32 महीने के जबर, इस्तबदाद, जुल्म, सफाकियत, मारपीट, कानून साजी, उन तमाम चीज़ों के बावजूद इन लोगों का अज़म, इनकी हिम्मत, इनका हौसला, इनका सेल्फ यकीन जो है, इनका जो फेथ है, इनका जो डिसिप्लिन है, इनके अंदर जो खुद एतमादी है, वो वहीं खड़ी है। और बावजूद इस तमाम मार धाड़ के और इमरान खान को गंदा करने की हर किस्म की कोशिश करने के बावजूद वो जो 200 केसेस बनाए गए, जो 15 महीने से जेल में डाला हुआ है, जो इद्दत का गंदा केस बनाया गया, जो तोशाखाने का तोशाखाने 1 केस, तोशाखाने 2 केस, 2 केस, फिर उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस, फिर उसके बाद अलकादर यूनिवर्सिटी केस, फिर ज्वेलरी का केस, फिर कंटेम्प्ट का केस, फिर बगावत का केस, फिर साजिश का केस, फिर इसका केस, फिर उसका केस, उसका सारा नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। वो जनरल साहिबान इन इमेजेस को देख के उनको ख्याल आ रहा है कि ये तो हमने सारा कुछ किया था, लेकिन 8 फरवरी 2024 को भी ये साबित हुआ कि उसका नतीजा सिफर निकला है। और एक बार फिर 24 नवंबर 2024 को और उसके बाद 25 नवंबर 2000, अभी जो कुछ हो रहा है इस वक्त, उससे साबित ये हो रहा है कि हमने जो कुछ भी किया उसका नतीजा सिफर है, और सिफर प्लस सिफर प्लस सिफर इज सिफर। तो फैसला उनको ये करना है कि ये जो लिविंग फोर्स है पाकिस्तानी लोगों की, जो उनके सामने यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन की है, क्या इस फोर्स के साथ हमें अलाइन करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, या इस लिविंग ब्रीदिंग ह्यूमन फोर्स के हमें खिलाफ जाना चाहिए? और क्या हमें इस फोर्स के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए, या हमने जो शरीफ जरदारी का मुर्दार कारकस है सियासी, जो लाश हमने उठाई हुई है, जिसकी बदबू और ताफन जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, क्या हमें उस लाश को मज़ीद उठाना है? मुझे याद आ रहा है कि चंद दिन पहले किरमानी साहब ने, डॉक्टर किरमानी, सेनेटर डॉक्टर किरमानी, जो कभी नवाज शरीफ साहब के मोहतमद ख़ास थे, उनके बहुत करीब थे, उन्होंने ट्वीट किया जिसके बाद उनको बड़ी धमकियां मिलने लग गईं। जिस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत इतनी मुर्दा है कि ये तो अगर इसको फ़ौज इसको सहारा दे के ज़िंदा ना रखे तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुलूस इस्लामाबाद में पहुंचने से पहले ही इसकी फौतगी हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। तो फिर सवाल ये है कि कितनी देर तक जनरल साहिबान ने इस मरी हुई लाश को ज़बरदस्ती ज़िंदा रखना है? ये इमेजेस ये बताते हैं कि जो फॉस्टियन पैक्ट या बार्गेन हुआ जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान में, दैट हैज़ गॉन हॉरिबली रॉन्ग, और उसका तमाम तर मलबा और उसका गंद और उसका डिज़ास्टर जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को उठाना पड़ रहा है। अब जहन में ये रखिए कि अभी ये काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचे नहीं, लेकिन अब इनका इम्पैक्ट जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वहाँ के डिसीजन मेकर्स तक पहुँचने लगा है। अब से कोई 14-15 घंटे पहले अगर आप पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग को देखें, टेलीविज़न चैनल्स, पाकिस्तान के अखबारात, पाकिस्तान के न्यूज़ कास्टर्स, पाकिस्तान के टीवी एंकर्स की स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, आर्गुमेंट्स, तो आपको नज़र आता था, साफ साफ आपको पता चलता था कि उन्हें कहीं से एक इशारा खुफिया आया है या हुक्म आया है कि वो ये साबित करें अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपनी कमेंट्रीज़ के ज़रिए, अपने आर्गुमेंट्स के ज़रिए कि इमरान खान की फ़ाइनल कॉल में से कुछ निकला नहीं। और इस हवाले से मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको हेडलाइन दिखाता हूँ। ये 14 घंटे पुरानी दी डॉन अखबार की हेडलाइन है, जिसमें कोई उमर बाचा साहब हैं, उमर बच्चा या बाचा साहब हैं, बाचा साहब, जिन्होंने एक उनकी हेडलाइन ये लगाई है कि डिस्पाइट पीटीआई's मच हाइप्ड फाइनल कॉल, ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिस्पाइट पीटीआई's मच हाइप्ड फाइनल कॉल, पीटीआई हैज़ नॉट बीन एबल टू रीच डी चौक और इस्लामाबाद। लेकिन अब उसके बाद जब दुनिया भर में
تحریک انصاف کے جو امیجز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ جو وائرل ہو گئے اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پک اپ کر لیا، تو پھر پاکستان کے اخبارات کی ہیڈ لائنز میں تبدیلی آ گئی ہے. اس وقت پاکستان کی ہیڈ لائنز میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب وہ ساری کی ساری ہیڈ لائنز کچھ اس قسم کی ہیں کہ پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ مارچ آہستہ آہستہ اسلام آباد پہنچ رہی ہے. کہیں لکھا ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی پروٹیسٹ، کہیں لکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کی پروٹیسٹ، کہیں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ. لیکن ساری ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ مارچرز اینڈ پروٹیسٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انچ با انچ اسلام آباد کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ غالباً پہلی دفعہ ہے کہ مین سٹریم انٹرنیشنل میڈیا، بی بی سی ہو یا الجزیرہ ہو یا چینل 4 ہو یا ٹی آر ٹی ہو، وہ اتنا کھلم کھلا پاکستان کے اندر آنے والی ایک سیاسی تبدیلی، ایک پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اسے کور کرنے پہ مجبور ہو گیا. میں آپ کو چند سیکنڈ کی ان کی ہیڈ لائنز کے ٹکڑے میں آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے ٹی آر ٹی، ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کا جو کامنٹ ہے برجز کے حوالے سے، کنٹینرز کے حوالے سے، وہ سنیں. Khan supporters make their way to Islamabad. Authorities have suspended some mobile phone and internet services. They've been blocking many major roads with trucks and containers. Khan has been behind bars for more than a year. He has over 100 criminal cases against him. But he's still widely popular. He and his supporters insist all the cases against him are politically motivated. اب بی بی سی کی ہیڈ لائنز کا بھی ٹکڑا سنیں. PTI party of the jailed former Prime Minister Imran Khan has begun a planned march on the capital, Islamabad. The High Court in the city had already ruled the protest unlawful. It's directed the government to take all necessary measures to maintain law and order. چینل 4 کو بھی سن لیں. Pakistan's capital, Islamabad, has been put into lockdown as supporters of the jailed former Prime Minister Imran Khan staged a protest. الجزیرہ کو بھی سن لیں. The Pakistani government is preparing for a protest by supporters of the jailed former Prime Minister Imran Khan. It has sealed off the capital with shipping containers and shut down major roads leading into Islamabad. اب آئیں اس انتہائی انٹرسٹنگ اور ملٹی ڈیمینشنل ڈیولپمنٹ کی طرف، جہاں دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی، جو اس سے پہلے پاکستان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کو اس کاروان جو ہے علی امین گنڈا پور کا، اس کے فرنٹ کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑی، اور وہ ورکر سے خطاب بھی کرتی ہیں، ہمت بندھاتی ہیں، ایک سینس آف ڈائریکشن پلیس کرتی ہیں، اور یوں وہ ایک فورس ملٹی پلائر کا رول ادا کرتی ہیں. اور ہمیں خان کو لیے بغیر واپس نہیں آنا. یہاں تک تو بات بڑی پازیٹیو ہے، لیکن اب اس کے کچھ اور بھی پہلو ہیں. کوئی تقریباً 12-14 گھنٹے پہلے انگریزی کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ایک سٹوری چھپی یا چھپائی گئی، اور وہ سٹوری کی ہیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان میں بڑا سخت قسم کا ٹینس ڈائلاگ ہوا ہے، جب علی امین گنڈا پور نے ان کو کہا کہ آپ جلوس کے ساتھ نہ چلیں، اس کاروان کا حصہ نہ بنیں، آپ پشاور میں ہی جو سی ایم ہاؤس ہے وہاں پہ ٹھہریں. ظاہر ہے کہ اس کو بڑا ایگزیجریٹ کیا گیا، کوئی بہت ٹینس ڈائلاگ شاید نہیں ہوا ہوگا، لیکن شروع میں وہ پشاور ہی ٹھہری، پھر اس کے بعد خبر آئی کہ نہیں، وہ پشاور سے نکلی ہیں، روانہ ہو گئی ہیں، اور اب وہ جلد اس جلوس کا، اس قافلے کا حصہ جو ہے وہ بن چکی ہیں. اب اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں کہ وہ ایک فورس ملٹی پلائر کا انہوں نے رول پلے کیا، اور یوں انہوں نے ایک طرح سے اس قافلے کو ایک ڈائریکشن بھی دے دی، اور ایک چیک اینڈ بیلنس بھی انہوں نے پلے کیا، جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے شکوک ہو سکتے ہیں کہ شاید کوئی کمپرومائز ہو جائے، اس کی پاسبلٹی کو بشرا بی بی کی پریزنس نے تقریباً ختم کر دیا. لیکن اس کے ساتھ اب کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں، کچھ منفی قسم کی چیزیں بھی ہیں. عمران خان کے دشمنوں کو بھی انہوں نے خاصا مواد پرووائڈ کیا ہے. وہ پہلے ہی ایک سٹوری سنانا چاہتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف میں عمران خان کی بہنوں میں اور عمران خان کی جو اہلیہ بیوی ہیں ان کے درمیان میں ایک لیڈرشپ کانٹیسٹ ہے، جس کہانی آپ سن چکے ہیں. اس کا ایک اور ظاہر ہے کہ اس کہانی پہ وہ ڈیولپ کریں گے، اس کو مزید پھیلائیں گے اس کو مزید. لیکن ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، بشرا بی بی کا جو اٹائر ہے، ان کی جو بود و باش ہے، جس طرح سے وہ نقاب پہنتی ہیں، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کور کرتی ہیں، اس کو مغرب کے سامنے دکھایا جائے گا کہ دیکھیے عمران خان کی بیوی ایک اسلامسٹ ہے. اب یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، پہلے تو اپنے آپ کو ہم کلیئر کریں کہ عمران خان ریسپیکٹس بشرا بی بیز اٹائر، بشرا بی بیز چوائس، بٹ بشرا بی بی کی جو چوائسز ہیں، یہ جو ان کی بود و باش ہے، یہ عمران خان کی سیاست نہیں ہے. اگر آپ نے عمران خان کی سیاست کو سمجھنا ہے تو اس کی بہنوں کو بھی دیکھ لیں، علیمہ کی پروفائل دیکھ لیں، روبینہ کی پروفائل دیکھ لیں، اور سب سے بڑھ کے پھر یہ دیکھیں کہ کس طرح سے عمران خان کی جو سیاسی قیادت اور اس کی پالیٹکس ہے، اس کے نتیجے میں کس طرح سے پاکستانی عورت جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جد و جہد کے اندر متحرک ہوئی ہے. ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں کا امیج دیکھ لیں، جہاں آپ کو بڑا خوبصورت امیج ہے، جہاں آپ کو زرتاج گل ایک گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے تقریر کرتے آپ کو نظر آتی ہیں. اسی طرح سے آپ کو ریحانہ ڈار کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے.
پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سیماب طاہر جو ہے زخمی ہونے کے باوجود اٹک میں کھڑی لوگوں کو ویلکم کر رہی ہیں. اور اس موقع پہ یہ ضروری ہے کہ ہم یاد کریں کہ کس طرح سے عمران خان کی سیاست ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی عورت جو ہے وہ قید ہوئی ہے کئی مہینوں کے لیے. اتنی لمبی کہاں پاکستان میں عورتوں کی جدوجہد تھی سیاست کے اندر. جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ اور بہت سی خواتین جن کے نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، انہوں نے جو قید و بند کی صعوبتیں کاٹی ہیں، یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا نتیجہ ہے کہ عورت اتنی انٹینسٹی سے پاکستان کی سیاست کا حصہ بنی ہے. اس کی جدوجہد کے فرنٹ کے اوپر عورت جو ہے آئی. ایک اور پوائنٹ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے اسلام کے اوپر ریلائی کیا ہے لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک ماڈل دینے کے لیے. عمران خان نے اس طرح سے مذہب کو کبھی استعمال نہیں کیا جس طرح سے نواز شریف صاحب نے مذہب کا استعمال کیا. آج کے دن میں بیٹھا ایک پاکستان کی پالیٹکس کا اوور ویو لینے کے لیے میں نے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں کو 3-4 گھنٹے خرچ کیے، اور وہاں پر پاکستان کی 1947 سے اب تک کی جو انٹری ہے اسے بیٹھ کے میں نے لائن بائی لائن پڑھا تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں یاد آئیں کہ کس طرح 1993 کی جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف نے ایک انتہائی کانٹروورشل شریعت ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ مذہبی جماعتوں کی سپورٹ اور حمایت حاصل کی جائے بے نظیر بھٹو کے خلاف. پھر ان کی جو دوسری حکومت تھی 1997-99 کی، اس میں انہوں نے ایک 15ویں ترمیم کے ذریعے امیر المومنین بننے کی انہوں نے کوشش کی، یعنی پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کو خلافت میں انہوں نے بدلنے کی کوشش کی. عمران خان کی سیاست کے اندر آپ کو اس قسم کا کوئی بھی موو اور انیشیٹو جو ہے نظر نہیں آتا. کچھ مشکل سے بھی سوال ہیں کہ جہاں آپ کو بہت سے لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتے نظر آتے ہیں، عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، اون عباس، زرتاج گل، آزاد کشمیر کے فارمر پرائم منسٹر نیازی صاحب جو ہیں، اور بھی بہت سے لیڈر، وہاں آپ کو لاہور سے کوئی موبلائزیشن ابھی تک خاطر خواہ نظر نہیں آئی، نہ ہی آپ کو لاہور کی لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں نظر آ رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی بھی ایک کلیریفیکیشن ہو سکتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں ہمارے سامنے کوئی آ سکے. تاہم باوجود اس کے اب تک جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ذہنی انقلاب ہے. پاکستان میں چونکہ فرینچ ریولوشن کے ریفرنس سے بہت بات کی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں ایک کامنٹ میں اس کے حوالے سے ضرور کروں کہ فرینچ ریولوشن بنیادی طور پر ایک شہر پیرس کی کہانی ہے. یہ پیرس کی تنگ گلیوں کی کہانی ہے جس کے اندر لوگ بیریکیڈ کھڑے کرتے تھے، رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، اور بادشاہ کے گھڑ سوار جو ہارسمین تھے وہ اس میں پھنس جاتے تھے. اور پھر فرینچ ریولوشن جو ہے اس نے ایک ایج آف ٹیرنی، ظلم کی ایک تاریک رات پیدا کی جس نے اتنا کیوس پیدا کیا کہ ایک بار پھر ایک بڑی خوفناک ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ نیپولین بوناپارٹ کی شکل میں آئی. تو فرینچ ریولوشن کی کہانی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی عام طور پہ اردو کے ذرائع ابلاغ اسے سناتے ہیں. پاکستان میں جو تبدیلی اس وقت ذہنی طور پہ آ رہی ہے، جو بہت بڑے جغرافیے کے اندر آ رہی ہے اور دنیا بھر میں پاکستانی قوم میں آ رہی ہے، یہ ایک بڑی پازیٹیو مثبت ذہنی چینج ہے جو پاکستان کے فوجی ڈیسیجن میکرز کے سامنے بڑی اچھی آپشنز پلیس کرتی ہے. یہ ان کے سامنے یہ آپشن پلیس کرتی ہے کہ وہ شریف زرداری کی جو مردار سیاسی لاش ہے اس کا وزن اٹھانا بند کر دیں، جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا حصہ بن جائیں اور فوری طور پر ایک ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. پرابلم یہاں پر یہ ہے، اور یہ خاصا عجیب و غریب پرابلم ہے، کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک تیسری اکائی کے طور پہ رکھا ہے. وہ کبھی بھی کسی ایک سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنی. لیکن پہلی دفعہ نواز شریف نے اپنے پتے ایسے کھیلے ہیں کہ آرمی چیف نواز شریف کی سیاست ہی کا ایکٹیو طور پہ حصہ بن گئے. اس کا حل کیا نکلے گا اس سٹیج کے اوپر میں اس کا کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا اگلے 24 گھنٹے میں یا 36 گھنٹے کے میں، اس کے نتیجے میں پاکستان کے فوجی حکام کو بہت سے فیصلے کرنے ہوں گے، کچھ نیگوسیشن کا پروسیس ہوگا، کچھ تبدیلیاں ہوں گی، وہ ڈیفینیٹلی طور پہ ہوں گی. وہ کیا ڈائریکشن اختیار کرتی ہیں اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اسٹے کنیکٹڈ، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.